आप लोगों के सेक्शंस जो हैं वो डिवाइड हो गए हैं। आई थिंक आप सबको पता चल गया है कि आपका सेक्शन कौन सा है, या अभी भी किसी को इश्यू है कि उसको नहीं पता चला कि उसका सेक्शन कौन सा है? सेक्शन क्यों है ना सर हमारा? सबको लिस्ट मेरा ख्याल है मिल गई है। आई थिंक अगर किसी को अभी भी किसी का नाम नहीं है लिस्ट में, तो वो मिस सुमेरा से कांटेक्ट करके पूछ सकता है कि उसका सेक्शन कौन सा है। ठीक है, चलिए। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, और हम लोगों ने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रही होती है। ठीक है जी, यानी इट आल्सो फॉलोज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। और इनवर्स स्क्वायर लॉ ये कहता है कि अगर हम किसी भी चार्ज से दूर जाते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, स्क्वायर की फॉर्म में डिक्रीज होती जाएगी। यानी अगर हम एक ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस को, सेपरेशन को ट्वाइस करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हाफ नहीं होगी बल्कि 4 टाइम्स कम हो जाएगी। ठीक है जी, सो दैट वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास। देन वी आल्सो डिस्कस्ड अबाउट कि अगर हम एक स्फेरिकल चार्ज और एक पॉइंट चार्ज को देखें तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल सेम होती है, क्योंकि पॉइंट चार्ज तो बेसिकली क्या होता है, एक छोटा सा पॉइंट होता है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज हो रही होती हैं। जबकि स्फेरिकल चार्ज के लिए हम क्या बोलते हैं कि स्फेरिकल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो उसकी सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, फॉर स्फेरिकल चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। ये हमेशा उसकी सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं, एंड दे आर अपेरेंटली कमिंग फ्रॉम द सेंटर, दे आर अपेरेंटली इमर्जिंग फ्रॉम द सेंटर। अपेरेंटली ये कहाँ से आ रही होती हैं? सेंटर से। अपेरेंटली ये इमर्ज हो रही होती हैं सेंटर से। सो आई थिंक वी डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट आल्सो इन द प्रीवियस क्लास। और आई थिंक हमने शायद फिर एक ग्राफ भी ड्रॉ किया था, याद है हम लोगों ने, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का सेपरेशन के साथ कि वो किस तरीके से इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा होता है। ठीक है जी, अब एक और चीज हमने डिस्कस करनी है कि अच्छा, लेट मी डिस्कस दिस ग्राफ, राइट दिस ग्राफ वंस अगेन। कि याद है हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का न्यूटन्स पर कूलम न्यूटन्स पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, और सेपरेशन, ये सेपरेशन हमने इन टर्म्स ऑफ आर ली हुई थी। ठीक है, दिस वाज द स्फेरिकल चार्ज, सेंटर ऑफ द स्फेरिकल चार्ज। और सेंटर हमने कहाँ पे कंसिडर किया हुआ है? ओरिजिन के ऊपर। दिस इज सेपरेशन आर, ये आर की सेपरेशन है क्योंकि रेडियस है यहाँ पे, एंड विच इज एक्चुअली सरफेस। ठीक है जी, और इससे मजीद आगे जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा फिर? 2r, उससे मजीद आगे 3r, और उससे मजीद आगे 4r। ठीक है जी, एंड वी डिस्कस दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो ग्राफ होता है वो कुछ यूं होता है इसके लिए, दैट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ, जहाँ पे अगर सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई नॉट है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई नॉट बाय 4 हो जाएगी, यहाँ ई नॉट बाय 9 हो जाएगी, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई नॉट बाय 16 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के ग्राफ को डिस्कस करते थे। अगर हम बात करें कि हमारे पास एक मेटल स्फीयर है, लेट्स कीप दिस ग्राफ ओवर हियर एंड लेट्स टॉक अबाउट अ मेटल स्फीयर। ठीक है जी, what is the electric field strength inside a metal sphere? ठीक है, so we are discussing that thing, we are talking about metal sphere जी। तो मेटल में जब हम चार्जेस को देते हैं, बाय द वे एक मेटल स्फीयर है, न्यूट्रल है भी। न्यूट्रल का मतलब इसमें जितने भी नंबर ऑफ पॉजिटिव्स होंगे
उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव्स होंगे, ठीक है जी। और हमारे पास सबका पेयर बनने की वजह से रिजल्टेंट चार्ज 0 होगा। और अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन E इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो इस इक्वेशन के मुताबिक जब रिजल्टेंट चार्ज 0 है तो यकीनन फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है जी। सो वी डिस्कस दैट थिंग, हमने ये चीज पहले भी डिस्कस की थी। अच्छा, अब अगर हम इसको कुछ एक्सेसिव चार्ज दें, कुछ भी एक्सेसिव चार्ज दें, तो वो एक्सेसिव चार्ज कहाँ होगा? जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने इसको कुछ एक्सेसिव पॉजिटिव चार्ज दिया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज दिया, तो हम क्या नोटिस करेंगे कि जब वो पॉजिटिव चार्ज हम इसको देंगे तो क्योंकि उस पॉजिटिव चार्ज का पेयर नहीं होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये मूव करता 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 कहाँ पे जाए, पहुंच जाएगा, सरफेस पे पहुंच जाएगा। यानी हम क्या बोलेंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज चला, क्योंकि ये मेटल है और मेटल में चार्जेस मूव कर सकते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज चलते 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 किस तरफ जाएगा, सरफेस के ऊपर जाएगा। तो हम अल्टीमेटली क्या देखेंगे, व्हाट वी विल सी, कि अल्टीमेटली सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज इसकी सरफेस के ऊपर आ जाएगा। ओके, इस तरीके से। ठीक है जी, सारे का सारा चार्ज इसकी सरफेस के ऊपर आ जाएगा और सरफेस पे आने के बाद तमाम चार्जेस के दरमियान में सेपरेशन, तमाम चार्जेस के दरमियान में डिस्टेंस, जो पॉजिटिव चार्जेस सरफेस पे आए हैं उन सब के दरमियान में सेपरेशन और या डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले दो तीन चीज़ें पूछूंगा आप लोगों से। सबसे पहले तो ये बताइए कि जब ये सरफेस पे आ जाएगा तो बताइए इनके सबके दरमियान में सेपरेशन इक्वल क्यों होगी? जी, क्योंकि इसमें पहले से नेगेटिव चार्ज था, वो सेंटर में आ जाएगा, उसकी वजह से सेपरेशन इक्वल रहेगी। एनी अदर कोई और बताना पसंद करेगा इसको कि तमाम की सेपरेशन इक्वल क्यों होगी? सर इक्वल नंबर चार्ज है। इक्वल नंबर रिपल्जन होगी विद ईच अदर, बिल्कुल सही कह रहे हो ज़ैनब, हाँ इक्वल नंबर ऑफ चार्ज है, रिपल्जन होगी, ठीक है। एक्चुअली में सारे के सारे चार्जेस जो हैं इक्वल अट्रैक्शन, तो देखो वो तो पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान में होगी ना। ये पॉजिटिव चार्जेस देखो ये क्या है, ये सब एक दूसरे को पुश करेंगे, पुश को पुश करने की वजह से हम ये कहेंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये सरफेस पे आएगा, और जब सरफेस पे आएगा तो सबको पुश कर, सबकी पुश करने की ताकत इक्वल है, सबकी पुश करने की ताकत इक्वल है, तो उसकी वजह से सब जो है इक्वल इक्वल सेपरेशन के ऊपर जो है वो सरफेस पे जाके डिपॉजिट हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन का जवाब दो, अगर मैं इसके अंदर मजीद पॉजिटिव चार्ज ऐड करूं और पॉजिटिव चार्ज डाल दूं, तो आपको पता है कि वो पॉजिटिव चार्ज भी किस पे आएगा, सरफेस पे ही आएगा। तो जब वो भी सरफेस पे आएगा तो ये जो प्रीवियस चार्जेस हैं और वो नए चार्जेस हैं, जब वो सरफेस पे पहुंच जाएंगे तो क्या अब तमाम चार्जेस के दरमियान में सेपरेशन जो पहले थी वही रहेगी या सेपरेशन कम हो जाएगी? कम हो जाएगी सेपरेशन। सेपरेशन कम हो जाएगी, लेकिन सेपरेशन रहेगी इक्वली। मतलब मैं मजीद अगर इसको चार्ज दे दूं तो वो मजीद चार्ज भी सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है, और सरफेस पे आएगा और सबकी सेपरेशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन एक बात फिर से मुझे बताओ, ये चार्ज सरफेस पे आएगा क्यों, मूव क्यों करेगा, ये वहीं क्यों नहीं रुका रहा? एयर नहीं है। एयर नहीं है, और बेहतर आंसर जी, why the charge is moving and reaching the surface, और सरफेस से आगे क्यों नहीं जा रहा? जी, मलाइका, मुजम्मिल, सिनान, तैयब, जैनब, नेहा, अबान, जीरक, why the charge is not नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे हैं। नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और देयर इज अ लिटिल अट्रैक्शन बिटवीन देम। नहीं, एक्चुअल में ये होता है कि
अगर ये मैं चलो थे इसी सवाल को दूसरे तरीके से, ये मेटल स्फीयर था और इसकी जगह इंसुलेटिंग स्फीयर रहता, इंसुलेटर स्फीयर होता, तो क्या इसमें जब मैं एक्सेसिव पॉजिटिव चार्ज देता या नेगेटिव चार्ज देता, तो क्या वो एक्सेसिव पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मूव करके सरफेस पे जाता या वो यहीं पे रहता? जी, आई एम गिविंग इट एक्सेसिव पॉजिटिव चार्ज। अब बताइए क्या वो चार्ज इसी के अंदर रहेगा या ये भी सरफेस के ऊपर जाएगा? हाँ भाई, का चार्ज इंसुलेटिंग स्फीयर में भी सरफेस पे जाएगा, अंदर रहेगा? जी अबान बिल्कुल सही कह रहे हैं, अंदर रहेगा। लेकिन अंदर क्यों रहेगा अबान, रीजन भी तो दीजिए। और मेटल स्फीयर में सरफेस पे जाएगा तो क्यों जाएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन। जी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो। जस्ट गिविंग अ सिंपल आंसर दैट मेटल इज ए कंडक्टर। कंडक्टर में क्या होता है, क्योंकि कंडक्टर में चार्जेस फ्लो कर सकते हैं, चार्जेस मूव कर सकते हैं, जब भी कंडक्टर में ये चार्ज मूव करता करता सरफेस पे आ जाता है। ठीक है, अब मुझे बताओ सरफेस पे आने के बाद सरफेस से बाहर क्यों नहीं जाता? क्योंकि बाहर एयर है, वैक्यूम है, और बाहर ये चार्ज फ्लो नहीं कर सकता। सिर्फ मेटल में फ्लो कर सकता था, एयर में, वैक्यूम में ये चार्ज फ्लो नहीं कर सकता। तो जस्ट बेसिक थिंग कि इंसुलेटर में चार्जेस फ्लो नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते, चार्ज अपनी जगह पे ही रह जाता है, और कंडक्टर के अंदर ये चार्जेस जो है ये मूव करते 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 सरफेस तक आ जाते हैं। ठीक है जी, एनी क्वेश्चंस एनीवन? जी, तो ये मेटल स्फीयर में चार्ज बाहर क्यों आती समझ नहीं आया। मेटल स्फीयर में चार्ज बाहर क्यों आते हैं? क्योंकि मेटल जो है भाई क्या है, कंडक्टर है ना। कंडक्टर में चार्जेस क्या कर सकते जी, हैं, मूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मूव कर सकते हैं जी। ठीक है जी, तुम एक जगह एक कमरे में रहते हो, दो आदमी रहते हो, दोनों एक दूसरे से नफरत करते हो, तो एक दूसरे को क्या करोगे, रिपेल करोगे, दूर जाओगे ना एक जी दूसरे से, मूव कर सकते हो ना। लेकिन अगर कमरा ही लॉक कर दिया जाए, तुम जा ही नहीं सको। बिल्कुल उसी तरीके से ये पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो यहाँ पे इंसुलेटर और कंडक्टर में फैसिलिटी है कि ये मूव कर सकते हैं, तो ये मूव करते हैं और करते 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 कहाँ चले जाते हैं, सरफेस तक चले जाते हैं। हाँ, सरफेस से आगे मूव नहीं कर सकते, लेकिन इंसुलेटर के अंदर नफरत तो करते हैं, लेकिन बेचारे इंसुलेटर में मूव नहीं कर सकते क्योंकि इंसुलेटर चार्जेस को फ्लो नहीं करता। अब वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन की थ्योरी है वो सारी चीजें अपनी जगह है, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं कि कंडक्टर में चार्जेस मूव करते हैं और इंसुलेटर में चार्जेस मूव नहीं करते, इसीलिए कंडक्टर में चार्जेस सरफेस तक मूव करते करते आ जाते हैं। इज दैट क्लियर? जी सर सही। अच्छा जी, अब एक बात मुझे बताइए कि सारे का सारा एक्सेसिव चार्ज अगर सरफेस पे है, मेटल की बात करो, हमारे सिलेबस में बात है मेटल है। एक मिनट के लिए अब इंसुलेटर को भूल जाइए, काट दीजिए इसको। लेट्स मूव बैक टू मेटल स्फीयर, मेटल स्फीयर। अब बताइए अगर ये सारा एक्सेसिव चार्ज मेटल स्फीयर की सरफेस पे है, तो अंदर कितना एक्सेसिव चार्ज है, या अंदर रिजल्टेंट चार्ज कितना बचा है? व्हाट इज द रिजल्टेंट चार्ज इनसाइड द स्फीयर? जी, what is the resultant charge inside the sphere? न्यूट्रल, बिल्कुल सही है, नो चार्ज, न्यूट्रल। अगर न्यूट्रल है, अंदर किसी किस्म का चार्ज नहीं बचा है, तो मुझे ये बताइए कि क्या इनसाइड ए मेटल स्फीयर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या नहीं होगी? इनसाइड नहीं होगी। इनसाइड नहीं होगी। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि क्योंकि मेटल स्फीयर का जितना भी एक्सेसिव चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, वो सारे का सारा सरफेस पे होता है, और इनसाइड, हाँ उसके अराउंड होगी, बिल्कुल सही कह रहे हो अबान, और उसके अराउंड वो मैग्नेटिक फील्ड तो क्रिएट, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। लेकिन क्योंकि इनसाइड कोई एक्सेसिव चार्ज या रिजल्टेंट चार्ज नहीं होता, तो इनसाइड ए मेटल स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होती है? 0 होती है। बात समझ में आती है? तो हम, अगर मैं आपसे पूछूं एक क्वेश्चन, दो चीजें आपसे पूछ रहा हूँ। एक तो लेट से ये एक मेटल स्फीयर था, ये जो ग्राफ मैंने बनाया था ये मेटल स्फीयर का ग्राफ है।
अब मुझे बताओ कि अगर मुझे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को स्केच करना है इनसाइड के लिए, तो इनसाइड के लिए मैं इसमें ग्राफ में क्या करूंगा, किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करूंगा? तो हमारा ग्राफ सिंपली जैसे ही हम सरफेस से अंदर की तरफ जाएंगे फौरन किस पे चला जाएगा, 0 पे, और इनसाइड ये कितने पे चल रहा होगा, 0 पे चल रहा होगा। ठीक है जी। और इसकी रीजनिंग क्या होती है, क्योंकि मेटल स्फीयर में ऑल द एक्सेसिव चार्ज इज एट द सरफेस एंड देयर इज नो रिजल्टेंट चार्ज इनसाइड द मेटल स्फीयर, हेंस द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड अ मेटल स्फीयर इज 0। किसी भी मेटल स्फीयर के अंदर इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। इज दैट पॉइंट क्लियर एवरीवन? एनी क्वेश्चन? किसी ने कोई सवाल करना है? सुभान, तैयब, मिकराम, मलाइका, मरियम, कोई क्वेश्चन है? मेटल स्फीयर के अंदर रिजल्टेंट चार्ज कितना होता है, 0, इसलिए उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कितनी कंसीडर की जाती है, 0। बार बार बोल रहा हूँ, दिस इज ओनली फॉर मेटल स्फीयर, नॉट इंसुलेटिंग स्फीयर। इंसुलेटर स्फीयर के लिए ये चीज नहीं होती, ना वो हमारे सिलेबस में। जी, एनी क्वेश्चन? अबू बकर है यहाँ पे भाई? हारिस, अबू बकर, हसन? सर मतलब एक्सेसिव चार्ज होने की वजह से स्फीयर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, हाँ, सही है? रिजल्टेंट देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड बनने के लिए आपको रिजल्टेंट चार्ज चाहिए ना, क्यू। अगर आपको रिजल्टेंट चार्ज नहीं है आपके पास, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी, 0 होगी ना। एक न्यूट्रल स्फीयर, एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है मुजम्मिल, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस इक्वल होते हैं ना। अब मुझे बताओ ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट की कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी? वी इक्वल है तो 0 हो जाएगी, हो चार्ज नहीं है। जाएगा। हाँ, बस इलेक्ट्रिक फील्ड बनने के लिए तो चार्ज होना चाहिए ना ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। एनी क्वेश्चन? जैनब, कोई सवाल पूछना बेटा? उमैर, रमशा, परवा? सो दिस इज हाउ वी डिस्कस के मेटल स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो 0 होती है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी रिजल्टेंट चार्ज नहीं होता। वो सारे का सारा एक्सेसिव चार्ज उस मेटल स्फीयर के कहाँ होता है, सरफेस के ऊपर होता है। और ये किस किस्म की रूल को फॉलो करती है, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रही है। ठीक है जी। अब मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। एक बड़ा ही रिसेंट ईयर में क्वेश्चन आया था। I cannot find that question right now. चलें, इसको फिर बाद में देखेंगे जी। Now let's move further and let us move back to our concept of O levels static electricity. O levels की static electricity में हमने क्या पढ़ा है कि हमारे पास दो लाइक चार्जेस हो,
तो लाइव चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम बनाते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ यूं होती है, ऐसे। और इन चार्जेस के दरमियान में एक पॉइंट होता है और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, व्हाट डू वी कॉल इट जी, क्या कहते हैं हम उस पॉइंट को? एवरीवन, व्हाट इज दिस पॉइंट? पी पॉइंट। इट इज ए नल पॉइंट। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इट इज ए नल पॉइंट। नल पॉइंट का मतलब क्या होता है तैयब? नल पॉइंट मींस जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होती है? 0 होती है। अब पहला सवाल तो मैं आपसे ये करता हूं कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्यों 0 होगी? क्या यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या नहीं होगी? ठीक है, या अगर होगी तो क्या रिजल्टेंट 0 होगी या इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है यहाँ पे? कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है? जी जैनब बिल्कुल सही कह रही हो, तैयब तुम भी ठीक कह रहे हो। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में कैंसिल हो गई। बिल्कुल सही कह रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या हो गई होगी? कैंसिल हो गई होगी, रिजल्टेंट 0 आ गया होगा। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। अब इस चीज को हमें ग्राफिकल फॉर्म में देखना है, ठीक है, इसको हमने ग्राफिकल फॉर्म में देखना है और इसका हम इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाने जाएंगे और लेट्स कॉल दिस एज चार्ज P एंड लेट्स, बल्कि A, एंड लेट्स कॉल दिस चार्ज एज P। तो हम A से B तक इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ग्राफ बनाने जाएंगे और इसका ग्राफ हम अब यहाँ बनाते हैं, ठीक है जी, इस तरह से। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन्स पर कूलम और यहाँ पे सेपरेशन या डिस्टेंस का ग्राफ है। ये हमारा नल पॉइंट है, ठीक है जी, ये हमारा नल पॉइंट है। ये A की क्या है? सरफेस है और ये वाली B की सरफेस, ठीक है जी। तो दिस इज द सरफेस ऑफ B, ठीक है। ये B की सरफेस, ओके। अब हमें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाना है। तो ये ग्राफ कैसे बनेगा? तो ये ग्राफ जो बनेगा, ये मैं आपको पहले इसका शेप दिखाता हूँ कैसा होगा। तो ये ग्राफ हमारे पास कुछ यूं स्टार्ट होगा, ये कर्व की फॉर्म में होगा। सॉरी, इसको मैं दोबारा से ठीक से करता हूँ। कर्व, इट विल बी अ कर्व लाइक दिस, इट विल टच द एक्स एक्सिस एट P पॉइंट, ठीक है। और इसके बाद ये ग्राफ पॉजिटिव में नहीं बल्कि नेगेटिव एक्सिस में चला जाएगा और ये ग्राफ यो हो जाएगा और ये हमारा वो P पॉइंट है जहां पे हम कह रहे हैं कि नल पॉइंट, ठीक है जी। जी, तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राफ बिटवीन टू लाइक चार्जेस, जिसके बीच में हमें एक नल पॉइंट मिलेगा, ठीक है जी। अब आप लोग इसको छापने में इंटरेस्ट है या इसको समझने में भी इंटरेस्टेड है? जी बच्चों, सर नेगेटिव में क्यों गया? नेगेटिव में क्यों गया? ठीक है, वो इसका मतलब है कि समझने में इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा है, ठीक है, दोनों में। ठीक है सर, पहले भी चाप लें आप लोग, फिर इसको समझ भी लेते हैं, ठीक है बच्चों। सबसे पहले आप इसको छापें, फिर हम इसको समझ भी लेते हैं। अच्छा, मैं तुम लोगों से एक सवाल करूं छोटा सा,
मेरा सवाल ये है कि अगर मैं तुमसे कहूं कि ये दोनों चार्जेस जो हैं ए और बी, ठीक है, यानी मैं कह रहा हूं क्यू ए और क्यू बी ये दोनों इक्वल हैं, इक्वल हैं, तो क्या कहते हो फिर ये पी पॉइंट जो है क्या मिड पॉइंट होगा या ए या बी में से किसी के करीब होगा अगर ये क्यू ए और क्यू बी इक्वल है? व्हाट डू यू सजेस्ट, क्या पी जो है इन दोनों के दरमियान में मिड पॉइंट होगा या कुछ और सेपरेशन होगी? बिल्कुल सही कह रहे हो, अगर ये दोनों चार्जेस इक्वल हैं तो पी जो होगा वो कहाँ पे होगा? मिड पॉइंट पे होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है। दूसरा सवाल करता हूँ, मान लो अगर क्यू ए बड़ा हो क्यू बी से, तो ये नल पॉइंट किस चार्ज के करीब होगा या फिर भी मिड में ही रहेगा? मतलब मैं फिर सवाल कर रहा हूँ, अगर क्यू ए क्यू बी से बड़ा हो जाए तो ये नल पॉइंट क्या मिड पे ही मिलेगा या किस चार्ज के करीब हो जाएगा? नहीं, हमेशा आबाद मिड में नहीं, बी के करीब हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ये जो है नल पॉइंट जो है पी पॉइंट, इट इज क्लोजर टू बी हो जाएगा इस केस में, अगर क्यू ए क्यू बी से बड़ा। और अगर थर्ड कंडीशन में क्यू बी, ठीक है, थर्ड कंडीशन में क्या कह रहा हूँ कि अगर क्यू बी मेरा क्यू ए से बड़ा हो जाए तो उस केस में ऑब्वियसली फिर ये नल पॉइंट जो है क्लोजर टू ए हो जाएगा, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर क्यू बी क्यू ए से बड़ा हो जाए तो उसमें जो पी नल पॉइंट है वो क्लोजर टू ए हो जाए। जी, एनी क्वेश्चंस, एनीवन? करीब हो जाएगा, ओके सही है, ठीक है भाई। और किसी को कोई सवाल करना है? जैनब, ये चीज क्लियर हो गई बच्चों? रमशा, विक्राम, मुजम्मिल, सिनान, आप लोग बेटा कोई आंसर नहीं दे रहे हो, आंसर दिया करो जी। इज दैट क्लियर कि अगर ये दोनों चार्जेस इक्वल हो तो ये बिल्कुल मिड पॉइंट होगा, अगर चार्ज Q बड़ा होगा और P छोटा होगा तो ये पॉइंट क्लोजर टू B होगा, और अगर ये Q B बड़ा हो जाए A से तो उस केस में ये क्लोजर टू A हो जाएगा, ठीक है जी। अब स्टार्ट ये करते हैं कि ऐसा होगा क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इस चीज को जरा डिटेल में स्टडी करना। अच्छा, मैं अभी काम करने लगा हूँ, मैं आपको, ये मेरा चार्ज A है, मैं अभी जो कंसिडरेशन ले रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल सही है रिपल्जन, मैं जो कंसिडरेशन लेने लगा हूँ वो कह रहा हूँ कि QA किसके बराबर है QB के, यानी आई एम कंसिडरिंग दोनों चार्जेस इक्वल हैं, यानी ये बिल्कुल एग्जैक्टली मिड पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, अब लेट्स से ये QA चार्ज की बात कर रहा हूँ मैं, QA चार्ज के लिए वी नो दैट के फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होती है EQ के, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं अगर टेस्ट चार्ज की वैल्यू चेंज ना हो। व्हाट आई मीन टू से, ये मेरा Q चार्ज है QA, दिस इज A चार्ज। मुझे बताओ कि मैंने इसकी सरफेस के ऊपर, बिल्कुल सरफेस के ऊपर एक टेस्ट चार्ज रखा, फिर मैंने मिड पॉइंट पे इन दोनों चार्जेस के दरमियान में, लेट्स कॉल इट X, Y और Z, ठीक है जी। Y पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज रखा और फिर मैंने Z पॉइंट पे, Z पॉइंट एक्चुअली क्या है, इट इज सरफेस ऑफ B, Z पॉइंट सरफेस ऑफ B है, उस पे टेस्ट चार्ज रखा। तो सबसे ज्यादा फोर्स ये जो A चार्ज है वो किस पॉइंट पे इस टेस्ट चार्ज पे लगाएगा, X पे, Y पे या Z पे? मेरा क्वेश्चन अंडरस्टूड करो ध्यान से। X पे। मैंने 3 पॉइंट्स कंसिडर किए हैं, एक X पॉइंट है जो कि सरफेस ऑफ A है, ठीक है, Y पॉइंट मिड पॉइंट है और Z पॉइंट सरफेस ऑफ B है। तो सबसे ज्यादा फोर्स किस पॉइंट के ऊपर लगेगी टेस्ट चार्ज पे रिपल्जन की? तो ऑब्वियसली A पे लगेगी। मान लो यहाँ जो फोर्स लगाई, कंसिडरेशन के तौर पे कह रहा हूँ, यहाँ पे इसने फोर्स लगाई कितनी, 7 न्यूटन की,
ठीक है जी, कितनी फोर्स लगाई? 7 न्यूटन की फोर्स लगाई। मिड पॉइंट के ऊपर इस पे फोर्स लगेगी थोड़ी सी कम, और लेट से कितनी फोर्स लगी? 4 न्यूटन की। एग्री करते हैं आप लोग? अच्छा ध्यान दें जरा, फोर्स की डायरेक्शन भी क्या है? फोर्स की क्या डायरेक्शन है? टुवर्ड्स राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वही डायरेक्शन होती है जो टेस्ट चार्ज पे फोर्स की डायरेक्शन होती है। तो इसका मतलब है कि इस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए किस साइड पे होगी? राइट साइड के ऊपर होगी। ये बताइए क्या सरफेस ऑफ बी यानी जेड पॉइंट के ऊपर थोड़ी बहुत फोर्स होगी या नहीं होगी? सर बैकवर्ड फोर्स लगेगी नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, भूल जाओ बी को, भूल जाओ बी कोई चार्ज नहीं है वहां पे, समझ लो, सिर्फ ए के हिसाब से बात करो। तो आंसर है थोड़ी सी फोर्स होगी, लेकिन बहुत थोड़ी सी होगी, बहुत ही माइन्यूट सी होगी। लेट से कितनी है? 2 न्यूटन से। ठीक है जी, बिल्कुल मिनिमम होगी, 2 न्यूटन होगी। और इस वक्त इसकी क्या डायरेक्शन होगी? इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, अच्छा यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जरा सा और आगे चलते हैं। इसी थ्योरी को अब लगाते हैं चार्ज बी के लिए। ये हमारा बी चार्ज है। अच्छा, बी चार्ज की जो सरफेस पॉइंट है, जो सरफेस का पॉइंट है, सरफेस वो कौन सा पॉइंट है? Z। मिड पॉइंट तो वो Y है, और X पॉइंट बी चार्ज के लिए सरफेस ऑफ A। एक सेकंड के लिए दोबारा भूल जाइए जरा चार्ज A को, और सिर्फ फोकस कीजिए चार्ज B पे। ये बताइए कि ये चार्ज B इस टेस्ट चार्ज पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? लेफ्ट पे या राइट पे? जी, चार्ज B टेस्ट चार्ज पे लेफ्ट पे। Z पॉइंट पे फोर्स ज्यादा होगी, Y पे ज्यादा होगी B की, या X पे ज्यादा होगी B की फोर्स? Z पे सबसे ज्यादा होगी, है ना जी। तो इसका मतलब है यहाँ पे इसने फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में, और मान लो दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो इसने भी कितनी फोर्स लगाई? 7 न्यूटन की लगाई। इसका मतलब है कि इस वक्त इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बी की डायरेक्शन किस तरफ है? टुवर्ड्स लेफ्ट है। फिर वाई पे उसने फोर्स लगाई कितनी? लेफ्ट साइड पे 4 न्यूटन की। तो इस वक्त इसकी डायरेक्शन फिर वही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ई बी लेफ्ट पे। और एक्स पे उसने भी फोर्स लगाई कितनी? लेट से 2 न्यूटन की। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही रहेगी। ठीक है जी। अब मुझे बताओ कि ये मैं बीच में एक डॉटेड लाइन बना रहा हूँ, और यहाँ पे जरा मुझे इन दोनों चार्जेस के लिए रिजल्टेंट फोर्स के बारे में बात करो जरा। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि रिजल्टेंट फोर्स एक्स पॉइंट पे कितना होगा और किस तरफ होगा? राइट साइड पर होगा। ए के ऊपर होगा राइट साइड पे। ठीक है, ए पे राइट साइड पे होगा रिजल्टेंट फोर्स। और कितना होगा बताइए जरा? 5 न्यूटन। 7 minus 2 सॉरी 5 न्यूटन। ठीक है, ये बताइए कि वाई पॉइंट के ऊपर ये फोर्स कितना हो? जीरो। आंसर ये है कि यहाँ दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है जरूर, लेकिन रिजल्टेंट कितना बन रहा है उसका? 0 बन रहा है। ठीक है, ये लेफ्ट साइड पे जो लग रहा है 5 न्यूटन एक्स पे, इसको मैंने प्लस लिख लिया। और ये बताइए कि अब जेड वाले पॉइंट के ऊपर टेस्ट चार्ज पे कितना रिजल्टेंट फोर्स होगा और किस डायरेक्शन में होगा? तो आंसर ये है कि 5 न्यूटन का होगा, और किस डायरेक्शन में होगा? लेफ्ट साइड पे, यानी -5 की डायरेक्शन में होगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? सर रिजल्टेंट का पार्ट समझा दें। रिजल्टेंट वाला पार्ट दोनों फोर्सेस को ऐड करो सीधा सीधा। शायद 7 न्यूटन प्लस में थी उधर ऊपर, और 2 न्यूटन माइनस में नीचे। रिजल्टेंट क्या आएगा? तो सर -5 लिखा है हमने, तो डायरेक्शन मेंशन करने की जरूरत नहीं है। -5 लिख दिया, तो इसका मतलब है नेगेटिव साइन यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रही है? लेफ्ट साइड को। लेफ्ट साइड को। और पॉजिटिव साइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? राइट। इज दैट क्लियर? जी सर सही। हाँ जी। अब मुझे एक सवाल का जवाब दो। ये ऊपर चलो जरा वापस।
आ जाओ जी। तो ये जो मैंने ग्राफ बनाया है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाया है, ठीक है ना। दिस इज द ग्राफ ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बोथ चार्जेस। ये दोनों चार्जेस की रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मैं इसी ग्राफ पे बोलूं कि जरा चार्ज ए के लिए उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का शेप स्केच करो, तो चार्ज ए के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी यहाँ पे, क्या वो इस लाइन के ऊपर बनेगी या इस लाइन के नीचे बनेगी? ऊपर बनेगी, पॉजिटिव में था। ऊपर बनेगी, क्योंकि ये तो एक्चुअल में कितने से स्टार्ट हो रही होगी? 5 से स्टार्ट हो रही होगी, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स तो 5 था। लेकिन एक्चुअल में अगर ये अकेला होता तो इसका रिजल्टेंट फोर्स कितना होता? 7 होता ना, है भाई? जी सर, 7 होता है अकेला। तो ये लाइन ऊपर से स्टार्ट होगी और ये यूं जाके इस तरीके से यूं चलती रहेगी। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए, ठीक है। ये ग्रीन वाली तो रिजल्टेंट है। अच्छा, अगर मैं तुम लोगों से बोलूं इसी ग्राफ पे जरा बी के लिए बनाओ, तो बी की इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन नेगेटिव में होगा। अब मुझे इस सवाल का जवाब दो कि ये नेगेटिव में जा क्यों रहा है? Why it is negative? रिजल्टेंट नेगेटिव में नहीं है, बिकॉज इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इसकी फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ है? लेफ्ट पे है या राइट पे है? डायरेक्शन लेफ्ट पे। डायरेक्शन लेफ्ट पे है। जब वो डायरेक्शन लेफ्ट पे है तो उसकी वजह से हमने उसको नेगेटिव में बनाया है। बात समझ में आ रही है एवरीवन? तो ये जो ब्लैक से मैंने बनाई है ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए है। ये जो ब्लू से मैंने बनाई है ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बी है, और ये जो मैंने ग्रीन से बनाई है ये रिजल्टेंट है दोनों की। और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉइंट पी पे, नल पॉइंट पे 0 हुई है। इज दैट क्लियर नाउ? अब एक आखिरी सवाल सुनो, क्या ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या ये ग्रीन वाली लाइन इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है? क्या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है? ग्राफ को देखते हुए लग रहा है कर रही है। ठीक, बाकी भाई डर क्यों रहे? सवाल का जवाब देना, डरते क्यों है बोलते हुए? तो आंसर है नहीं कर रही है। इसका रीजन ये है जैद, क्योंकि इनवर्स स्क्वायर लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली आइसोलेटेड चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। यहाँ पे तो देखो ये ग्राफ किस पे भी टच कर गया है? 0 पे टच कर गया है ना। तो इनवर्स स्क्वायर का रिलेशन क्या कभी 0 पे टच होता है या नहीं होता है? नहीं सर, 0 पे नहीं टच। इसी वजह से इंफिनिटी पे जाके वो 0 पे टच हो सकता है। इस वजह से हम ये कहेंगे कि ये रिजल्टेंट फील्ड का जो कर्व है ये आपके पास इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। इज दैट क्लियर? इसको कॉपी कर लीजिए जरा आप लोग। मेरा ख्याल है आज के लिए बहुत है, इतनी डोज आपके लिए बहुत है, आज हैवी डोज हो जाएगी। इसका मैं क्वेश्चन हो रहा है, बोलो सिनान बोलो। सर इससे ये शो हो रहा है कि जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं अगर हम दोनों के ग्राफ्स एक साथ बनाएं तो वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इंडिविजुअल के अगर बनाओगे तो वो इंटरसेक्ट नहीं होंगे, लेकिन रिजल्टेंट इंटरसेक्ट होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। और इंडिविजुअल की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन जब वो मिली रिजल्टेंट बनी तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? थोड़ी सी वीक हो गई। और ये दोनों कैसे चार्जेस है सिनान? लाइक के अनलाइक? ये सर लाइक चार्जेस है। लाइक चार्जेस है, ठीक है। ये करने के बाद अब तुम लोग ये सोचना कि अगर ये चार्जेस अनलाइक होते तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बनती? अच्छा, मैं इसका एक क्वेश्चन भी आप लोगों को भेजूंगा, अभी गूगल क्लासरूम पे ही अपलोड करूंगा, और आप लोग जो है उस क्वेश्चन को भी सॉल्व जरूर कीजिएगा। उससे आपको और मजीद आइडिया होगा कि यहाँ पे किस तरीके से ये बन रही है। जी मैसन, आपने रेज हैंड किया? नहीं सर, गलती से। हाथ गलती से ऊपर जाके नीचे आ जाता है।
चलें भाई, यहाँ रोकते हैं। कोई क्वेश्चन है किसी को पूछना तो पूछ लीजिए, वरना फिर मैं सर यहाँ इंटरनेट नीचे करेगा, वो कॉपी करना है, नीचे वाला कॉपी नहीं किया। ये वाला प्लीज। करेक्ट, क्योंकि हमने जो ई और ई भी बनाई है ना अबान, वो इंडिविजुअल चार्जेस की बनाई है, और इंडिविजुअल चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, इसलिए वो कभी जीरो नहीं होती, वो इन्फिनिटी में जाने चाहिए। ठीक है, क्लास एंड चला। कॉपी होगी मतलब में। ठीक है। ओके एवरीवन, अल्लाह हाफिज।